चलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसी सर्किट चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, उसके न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आपको दिख रहा है। लेट्स सॉल्व इट। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज alternating current to change its value from 0 to the RMS value। 0 से लेकर RMS वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा, ये हमें पता करना है। चलिए ठीक है, पता करते हैं। फ्रीक्वेंसी देके रखा है आपको 50 हर्ट्ज, ठीक है, और आपको टाइम पता करना है। करंट जो है वो आपका, जो करंट का वैल्यू जहां तक आपको पहुंचना है वो RMS वैल्यू, IRMS। और इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। आई जो आपका अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि कितना इनिशियल फेज होगा, तो हम यहाँ अज्यूम करके चलेंगे कि शुरुआत में करंट आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो साइन ओमेगा टी वाला ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब आई का वैल्यू क्या होना चाहिए? आई आर एम एस तक पहुँचना चाहिए। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई आर एम एस का वैल्यू क्या होता है बताओ? आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 होता है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट कैंसल आउट, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, अब 1/√2 क्या हो सकता है बताओ? साइन 45 डिग्री हो सकता है। पर इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे कि फिलहाल हम यहाँ पे जो एंगल यूज़ करेंगे वो रेडियन में ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा रेडियन में ना, जब आप ओमेगा टी लिखते हो तो ओमेगा का वैल्यू क्या लेते हो? रेडियन पर सेकेंड लेते हो। तो इसलिए आप यहाँ पे एंगल रेडियन का ही यूज़ करोगे। तो 1/t को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री, पर 45 न लिख कर π/4 लिखेंगे। π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। साइन π/4 1/2 हो जाएगा। साइन ओमेगा टी साइन π/4 है, इसका मतलब ओमेगा टी π/4 हो जाएगा। तो आपका ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो π/4 हो गया। ओमेगा का वैल्यू 2πf इंटू टी होता है, दैट इज इक्वल टू π/4, और पाई और पाई यहाँ से हो जाएगा कैंसल, तो 2 नीचे चला जाएगा, या 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 है, इंटू टी इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। 50 2 ज़ा 100, वहाँ जाने के बाद 400 हो जाएगा, टी हो जाएगा 1/400। 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10⁻², और दैट इज इक्वल टू 2.5, एक डेसिमल आगे कर दो तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल, 50 हर्ट्ज साइकिल होगा AC, 50 हर्ट्ज साइकिल, 50 हर्ट्ज साइकिल AC करंट इज 5 एम्पियर। इफेक्टिव करंट मतलब RMS, देखो एक ही वैल्यू दिया है तो RMS वैल्यू दिया है। RMS वैल्यू आपका 5 एम्पियर है। फ्रीक्वेंसी जो है आपके अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की 50 हर्ट्ज है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? अच्छा, पीक वैल्यू मतलब आई नॉट ढूंढना है आपको, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। एंड व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज 0, ठीक है। वो तो वापस वही सेम क्वेश्चन हो गया जो पिछले केस में था, बस यहाँ पे टाइम पहले दे के रखा हुआ है, आपको करंट का वैल्यू पूछा है। तो 1/600 टाइम के बाद आपका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/600 सेकेंड्स के बाद टाइम का वैल्यू क्या होगा? तो पहले तो हम पीक वैल्यू ढूंढ लेते हैं। पीक वैल्यू कैसे ढूंढोगे? फॉर्मूला है आपका IRMS का, लगा दो। IRMS इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 होता है। IRMS का वैल्यू 5 दिया है, इज इक्वल टू आई नॉट इंटू √2 हो जाएगा। तो आपका जो आई नॉट है उसका वैल्यू हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, 5√2, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, 414 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो, 5 4 से 20, 7 हो जाएगा, 5 4 से 20, फिर 7 हो जाएगा, तो 7.07 ये आपका पीक वैल्यू आ गया। चलो पहला आंसर आ गया। दूसरा उन्होंने पूछा है कि 1/600 सेकेंड के बाद क्या करंट होगा जब वो 0 था, मतलब स्टार्ट 0 से हुआ है। अगर स्टार्ट 0 से हुआ है तो सिंपल सा हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू 7.07 साइन ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2πf होता है, 2πf इंटू टी,
दैट इज इक्वल टू 7.07 साइन 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू क्या है 50 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का वैल्यू क्या है 1/600, ये हो जाएगा 1/600। तो देखो ये 0 गया, ये 0 गया, 5 2 10, ये खत्म हो गया, पाई बाय 6 बच जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 7.07 साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2। तो 7.07 का आधा कितना होगा 3.535 एम्पियर हो गया। करंट भी मिल गया 1/600 सेकेंड्स के बाद। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 6 साइन 100 पाई टी। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा E नॉट की जगह 6 आ गया, E नॉट की जगह 6 वोल्ट आ गया, और ओमेगा की जगह आपका 100 पाई टी आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब देखते हैं क्या पूछा गया। पहले तो पी की वैल्यू पूछा अल्टरनेटिंग करंट का, पी की वैल्यू यहीं से मिल गया आपका आंसर, पी की वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, तो इससे आ जाएगा, ओमेगा से आ जाएगा। उसके अलावा इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। तो पहले काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई हो जाएगा, पाई गया, एफ का वैल्यू 100/2 दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/50 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.02 आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो। हाँ 0.02 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1/5 जो होता है वो 0.2 होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड भी आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, ये फर्स्ट केस, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट केस है, फिर ये आपका यहाँ से आपका सेकंड केस आ गया। जान दो फर्स्ट सेकंड क्या लिखना, एक एक करके मिलता जा रहा है ना, बस डब्बे में डालते जाओ सबको। टाइम पीरियड, तीसरा क्या है आपका, चौथा क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड का मतलब होता है 2 × 10⁻³ सेकेंड। इसमें आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF चाहिए। हट जा भाई, हट जा। तो इक्वेशन क्या है आपका, मच्छर परेशान कर देगा यार, अरे नहीं यार, गायब ना हो जाए। ओह शिट, हाँ बचा है, डर गया मैं तो, मुझे लगा मच्छर ने उड़ा दिया। अच्छा वो आगे बढ़ा दिया था क्या, चलो ठीक है, देखते हैं। टी इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ सेकेंड्स है। हमारा इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू 6 साइन 100 पाई टी, 100 पाई इंटू टी। तो इतना टाइम है हमारे पास, तो 6 साइन 100 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ अगर डाल दोगे आप तो देखो ये 200 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 पाई हो जाएगा क्या, 100 पाई टी 2 इंटू 10⁻⁶, 0.2 मतलब 2 पाई बाय, ये वैल्यू कैसे ढूंढेंगे यार, इसके लिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा लॉग पे या साइन वाले इस पे। देखते फिर से 100 ओमेगा 100 ओमेगा टी है ना, 100 पाई टी है, टी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मिली सेकेंड, 2 इंटू 10⁻³ 200.2 पाई हो जाएगा। ठीक है, देखो देखते हैं, ए इज इक्वल टू 6 साइन 0.2 पाई, 0.2 पाई होगा, 0.2 पाई, 0.2 पाई हो जाएगा, π/5, π/5 होगा क्या, 6 साइन 0.2 मतलब 2 π/10 हो जाएगा ना, 2 π/10 यानी कि π/5 साइन π/5। π/5 जो रेडियन डिग्री में कितना होता है, 180/π, 180 डिवाइड बाय
5 जो होगा तो वो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। साइन 36 डिग्री का जो वैल्यू है वो तो आपको, तो एक काम करते हैं, इसको अब डिग्रीज में कन्वर्ट करके आपको बुक में जाना पड़ेगा। जो आपका लॉग बुक होता है उसमें नेचुरल साइन का कॉलम होता है, उस कॉलम में आपको जाना पड़ेगा। अब देखो आपका जो लॉग बुक होता है वो कुछ इस तरीके से नेचुरल साइन का कॉलम होता है। इसमें आपका पूरा लॉग बुक के बाद ही आप देखोगे लॉग टेबल जो होता है उसके बाद का इसी बुक में नेचुरल साइन का कॉलम होगा। ये कैसे ढूंढते हैं अगर मैंने आपको स्पेशल वीडियो में नहीं बताया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लॉगरिथम का मुझे याद है, शायद इसका बनाया है कि नहीं मैंने वो देखना पड़ेगा मुझे। उस लॉग में ये साइन कॉस टैन इंक्लूडेड है कि नहीं मुझे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अगर उसमें नहीं होगा तो फिर मैं एक वीडियो मुझे शायद बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। आई एम नॉट श्योर कि उसमें सिर्फ लॉग पढ़ा है मैंने कि साइन कॉस भी पढ़ा है, देखना पड़ेगा एक बार, मुझे याद नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। खाली आपको टेबल में वैल्यू देखना रहता है, बस देख के उसमें लिख देना है। तो साइन 36 डिग्री अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो π/6 को अगर आप कन्वर्ट करोगे ना, π/6 को, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 180 पे ऑन पाई से मल्टीप्लाई करो तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 180 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा? 36 3 से 18, 30 डिग्री होगा क्या ये? नहीं, π/6 नहीं, सॉरी π/5 है ना, सॉरी π/5 है। π/5 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक में एक्चुअली डिग्रीज में ही वैल्यूज दे रखा है। तो बुक से देखने के लिए आपको डिग्री में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 5 6 ज़ा 30, यानी कि 36 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 6 साइन 36 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 36 डिग्री देखने के लिए आपको बुक में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट देखो यहाँ पे 36 डिग्री का लिख के दिया 0.5878, 0.5878। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको लॉग बुक देखना है और कुछ नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 3.5268 आता है, उसको आप 527 लिख सकते हैं और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका EMF एट टाइम 2 मिलीसेकेंड्स। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये तो यार मक्खियों ने कांड कर दिया था, 2 पेज बढ़वा दिया। तो अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। An alternating voltage given by E is equal to 140 sin 3142t. 3142t, okay, is connected across a pure resistor of 50 ohm. तब देखो आपका EMF जो दे रखा है वो 140 sin 3142t दिया हुआ है, ओके। इस कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर। इसको अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो आपको E0 की जगह पे 140 आ जाएगा और ओमेगा की जगह पे आपको 3142 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा, रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा। तो ये ओमेगा आ गया। अच्छा, पिछले केस में यूनिट लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ, रेडियन पर सेकेंड लिखा है ना। हाँ, यूनिट ज़रूरी है, यूनिट की वजह से भी मार्क्स कट जाता है। खैर 3142 रेडियन पर सेकेंड है। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। उसके अलावा कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर, इसको हमने रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया और रेजिस्टर का वैल्यू 50 ओम है, 50 ओम है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, वो तो यहाँ से मिल जाएगा। द RMS करंट थ्रू द रेजिस्टर, चलो वो भी मिल जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी की बात की है तो आप इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। 3142 है तो आपका ओमेगा इज 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई एफ होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे एफ का जो वैल्यू होगा वो 3142 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और आपको पता है कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.142 होता है ना। तो ये 1 ज़ा ये 1000 हो जाएगा, और 1000 का आधा कितना होता है? 500 होता है। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 500 हर्ट्ज़ की तो पहले फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा ही खतरनाक फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही डेंजरस फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होता है, बाहर 100 हर्ट्ज़ होता है। ये 500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। खैर ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो R का फॉर्मूला होता है ERMS अपॉन IRMS। तो अब आपको ERMS पता करना है, IRMS पता चले, ERMS यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप एक काम करो, R का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ERMS अपॉन IRMS, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है।
50 इज इक्वल टू ई आर एम एस का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस यहाँ ले आओ, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई 50 रूट 2 हो जाएगा। ई नॉट का वैल्यू आपको कितना दिया, 140 दिया हुआ है, तो 140 डिवाइडेड बाई 50 रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 14/5 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 14 डिवाइडेड बाय 5, 14 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.414 विल गिव यू 1.98। तो ये आपका 1.98 एम्पियर करंट आ गया। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An inductor of inductance 200 millihenry, an inductor of inductance 200 millihenry is connected to, millihenry का मतलब होता है 200 into 10⁻³ Henry, is connected to an AC source of peak EMF 210। AC सोर्स का peak EMF दे रखा है, यानी E0 दे रखा है 210 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है। कैलकुलेट द पीक करंट, आपको पीक करंट यानी कि आई नॉट ढूंढना है, ठीक है। और व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। करंट जब पीक वैल्यू पे हो तो सोर्स का यानी कि करंट का वैल्यू क्या, नहीं सॉरी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा, यानी कि ई का वैल्यू पूछा है हमें, व्हेन आई इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब करंट जब पीक वैल्यू पे हो तो ऐसे केस में आपका ई का वैल्यू क्या होगा, ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। तो पहले पीक वैल्यू की बात कर लेते हैं हमें। पीक वैल्यू के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे यहाँ पे, क्योंकि इंडक्टर देके रखा हुआ है, तो एक्सएल इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, या फिर ई नॉट अपॉन आई नॉट, दोनों यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे पीक वैल्यू के लिए। एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आई नॉट। ओमेगा क्या होता है, 2πfl इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो यहाँ से आपको आई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा ई नॉट अपॉन 2πf इंटू एल। ई नॉट का वैल्यू 210 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 7 3 21 नहीं 22, ठीक है चलेगा। फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है, और इंडक्टेंस का जो वैल्यू है वो 200 इंटू 10⁻³ है, 200 इंटू 10⁻³ है। करो इसको सॉल्व करो, और क्या देखो, 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, इसको कैंसिल आउट कर देगा, 5 2 10 हो जाएगा, और 10 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 31.4 हो जाएगा, या 0 0 कैंसिल कर दो आप, 5 2 10 में वो भी 0 कैंसिल कर दो, तो 21/6.28 हो जाएगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेना, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, 21/6.28 हो जाएगा। अब 21/6.28 विल गिव यू 21 डिवाइडेड बाय 6.28 3.343, ये यार है 3.341 कैसे आ गया इनका, अच्छा उन्होंने 42 ले लिया रहेगा, ठीक है 3.343, तो ये आपका आ जाएगा 3.34 ले लो चलो एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है। ये मैक्सिमम करंट है, पीक वैल्यू है करंट का। इन्होंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर दी, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई क्या होता है बताओ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम लोग ये ग्राफ लेके चले तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको टाइम देखना पड़ेगा फिर, पर इसमें इतना करने की ज़रूरत है क्या, मेरे हिसाब से अगर आपको ग्राफ याद होगा तो आप ग्राफ बना दो वहाँ पे। ग्राफ किस केस में ग्राफ कैसे बनता है बताओ, देखो हमने देखा था कि इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड करता है, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, राइट, माइनस π/2 होता है। तो आप ये देखो कि आपका जो करंट है किस टाइम पे जाके ज़ीरो हो रहा है, वही टाइम अगर आप ईएमएफ पे डाल दोगे तो हमको पता है कि देखो आपका जो ईएमएफ है, ईएमएफ का ग्राफ कैसे होता है, नॉर्मल ग्राफ होता है आपका इस तरीके से, लेकिन अगर आप करंट का ग्राफ देखोगे माइनस π/2 है ना, मान लो ये आई नॉट
ये माइनस आई नॉट, तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा बताओ। देखो एट t इज इक्वल टू 0, अगर आप t इज इक्वल टू 0 डालोगे तो साइन माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। साइन माइनस पाई बाय 2 में मतलब माइनस आई नॉट हो जाएगा, तो ये ग्राफ माइनस आई नॉट से स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पे जाएगा और नहीं गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे और उसके बाद फिर मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा और ये चलता जाएगा। तो आप देखो कि जब आपका करंट का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट, ये ग्राफ होता है, ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ एक्चुअली, करंट का वैल्यू जब मैक्सिमम जा रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपका जो, एक सेकेंड, इस पॉइंट पे आपका जो वोल्टेज है वो 0 जा रहा है और पाई बाय 2 के डिफरेंस की वजह से ऐसा ही होगा कि अगर एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा 0 होगा, दूसरा मैक्सिमम होगा तो एक 0 होगा। तो उस लिहाज से अगर आपका करंट मैक्सिमम है तो आपका जो ईएमएफ है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा ऐसे टाइम पे, व्हेन आई इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाओगे, इतना भी लिख दोगे कि सिंस EMF leads current, EMF leads current by pi by 2 रेडियन, by pi by 2 रेडियन, EMF करंट को लीड करता है पाई बाय 2 रेडियन पे। तो जब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है तो जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा 0 होगा, तो क्योंकि आपका करंट मैक्सिमम जा चुका है तो उस टाइम पे आपका EMF 0 हो जाएगा। ग्राफ बना दोगे तो बेटर है, लेकिन देखना ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए। ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, जो थ्योरी पार्ट हम कर रहे थे, तो उस केस में जो इंडक्टर का केस था, AC सोर्स अक्रॉस इंडक्टर, तो उसमें इस तरह से ग्राफ आता है। तो जब आपका करंट मैक्सिमम पे जाएगा EMF 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्टरनेटिंग EMF ऑफ E इज इक्वल टू 220 साइन 100 pi t is applied to a circuit containing inductance, अच्छा इंडक्टर वाला सर्किट है, इंडक्टेंस ऑफ 1/pi हेनरी। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, करंट का इक्वेशन लिखना है थ्रू द सर्किट, एंड व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द AC गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर निकालोगे तो वो RMS वैल्यू ही कैलकुलेट करता है, तो हमको इसका मतलब RMS वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। तो RMS वैल्यू तो निकल आएगा। पहले करंट का इक्वेशन लिखते हैं। करंट का इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड है ना, और EMF लीड करता है, तो करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय पाई बाय 2 रेडियन, तो जो भी EMF का इक्वेशन है, EMF का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। ठीक है, तो ये ओमेगा टी समझ लो। तो जो भी आपका EMF का इक्वेशन है, जब आप करंट का इक्वेशन लिखोगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 100 पाई टी, तो उसमें आपको क्या करना है, पाई बाय 2 माइनस कर देना है, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है और EMF लीड कर रहा है। तो करंट पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, तो जो भी EMF का इक्वेशन है उसमें से पाई बाय 2 एंगल माइनस कर देना है, तो आपको करंट का इक्वेशन मिलेगा। पर यहाँ पे हमें ये वैल्यू भी पता होना चाहिए और ये वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा, और तब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। तो पहले तो ये इक्वेशन 1 लिख दो। अब आप आई नॉट का वैल्यू ढूंढो, आई नॉट का जब वैल्यू ढूंढ के इसमें डाल दोगे तब आपका ये इंस्टेंटेनियस करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या, टाइम डिपेंडेंट आपको करंट का इक्वेशन ढूंढना है। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट यही होगा, बस फर्क क्या होगा पाई बाय 2 एंगल का, लेकिन आई नॉट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आई नॉट के लिए क्या करोगे, अब इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, 220 होगा, 220 वोल्ट होगा। और क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर के केस में आप एक्सेल का फॉर्मूला लगा लो, एक्सेल इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS या ई नॉट अपॉन आई नॉट होता है। तो एक्सेल का वैल्यू ओमेगा एल हो जाएगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अच्छा, ई नॉट का वैल्यू क्या है, 220 है। ओमेगा का वैल्यू क्या है, यह रहा ओमेगा, यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो यार ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लिख ही देते तो सही रहता।
इसको मैं अलग ले लेता हूँ। चलो, ई नॉट यहाँ पे 220 वोल्ट, ओमेगा आपका 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया ना, और एल आपको देके रखा हुआ है 1/पाई हेनरी। तो 220 अपॉन 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय एल जो है वो 1/पाई हेनरी हो जाएगा। तो 1/पाई में से पाई पाई कैंसल, 0 0 2.2। आई नॉट का वैल्यू आपका 2.2 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में डाल दो। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स I is equal to 2.2 sin 100 pi t minus pi by 2. I is equal to 2.2 sin 100 pi t minus pi by 2. ये इक्वेशन बनेगा 2.2 sin 100 pi t minus pi by 2। ठीक है, उसके अलावा हमको क्या करना था बताओ, RMS वैल्यू चाहिए था। तो IRMS क्या हो जाएगा, I नॉट डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। I नॉट का वैल्यू 2.2 है, 1.414 हो जाएगा। तो 2.2 डिवाइडेड बाई 1.414 कर लो भाई। 2.2 डिवाइडेड बाय 1.414 विल गिव यू 1.55586। तो 1.55 कर लेते हैं, चलो 1.55 एम्पियर, और ये आपका IRMS आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In an AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere and frequency 60 Hz, calculate the effective potential difference across the inductor. Okay, ठीक है, इंडक्टेंस देके रखा हुआ है 2 हेनरी का, सिर्फ इंडक्टर है। करंट एक साइन वेव बनाता है। अब एसी करंट जो हम लेते हैं वो साइन वेव का ही लेते हैं, और उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू। तो करंट का इन्होंने पीक वैल्यू देके रखा है 0.25। तो करंट जो है उसका पीक वैल्यू दिया है 0.25 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी देके रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज का। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव वर्ड यूज करने का मतलब होता है RMS, इफेक्टिव मतलब RMS। तो RMS पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ERMS पूछा गया है अपने को, ERMS पता करना है। सिर्फ इंडक्टर लगा, एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर लो, एक्सेल इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। तो एक्सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, ओमेगा एल इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। तो ERMS का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा एल IRMS। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होगा बताओ, ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल, IRMS इज I नॉट डिवाइडेड बाय √2, I नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो दैट इज इक्वल टू, अब देखो √2 तो ये √2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाएगा, एफ का वैल्यू 60 देके रखा है इन्होंने, एफ इज 60 हर्ट्स, और एल जो है वो 2 है, तो 2 है, और आई नॉट देखो √2 कैंसिल आउट कर दिया, आई नॉट का वैल्यू 0.25 है, तो ये 0.25 हो जाएगा। यही सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं सॉल्व करना। √2 का वैल्यू मतलब 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो 133.19 133.2 पकड़ लो वोल्ट, ये आपका ERMS आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। अब कैपेसिटर की बारी है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻6 फैराड, फैराड में कन्वर्ट करना है उसको, जो कि SI यूनिट है। टू एन AC सोर्स ऑफ EMF E इज इक्वल टू 250 sin 100 pi t, sin 100 pi t। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो आपको E0 की जगह पे 250 मिल जाएगा, 250 वोल्ट, और ओमेगा की जगह पे 100 पाई मिल जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू कनेक्टेड इन द सर्किट, कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट होगा, तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन यूज करना है। और भी यार क्वेश्चन मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज देके रखा हुआ है। लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर एक सेकेंड, कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी, हाँ, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड, और क्या, राइट एन इक्वेशन फॉर एंड गिव रीडिंग ऑफ AC एमीटर, एंड गिव रीडिंग ऑफ AC एमीटर, रीडिंग ऑफ AC एमीटर। अब एमीटर बोला, इसका मतलब क्या, करंट मेजर कर रहा है वो। AC एमीटर है, करंट क्या मेजर करेगा आपको, आपका RMS वैल्यू ही मेजर करेगा, तो हमको IRMS ढूंढना है। चलिए, सबसे पहले तो भाई करंट का आपको इक्वेशन बनाना होगा। अब देखो, इन केस ऑफ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर होगा तो करंट लीड करता है और EMF लैग करता है। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर आपका करंट लीड करता है, करंट लीड्स EMF बाय π/2, करंट लीड्स EMF बाय π/2 रेडियन। तो अगर आपका EMF का इक्वेशन E इज इक्वल टू 250 sin 100 πt है, sin 100 πt है, तो आपका I इज इक्वल टू I0 sin 100 πt वैसे रहने दो, प्लस π/2 हो जाएगा, क्योंकि इस बार करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है π/2 से, तो करंट का EMF के कंपैरिजन में एंगल π/2 से ज़्यादा होगा। अगेन यहाँ पे आपको I0 यहाँ पे फिर से ढूंढना होगा, तो I0 के लिए आप क्या करोगे, कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटर है तो XC का फॉर्मूला यूज़ कर लो, XC इज इक्वल टू E0 अपॉन I0, E0 देख के रखा है ना, E0 अपॉन I0, XC का वैल्यू क्या है 1/ωc इज इक्वल टू E0 अपॉन I0। तो यहाँ से आपको I0 का वैल्यू मिल जाएगा, I0 इज इक्वल टू E0 इंटू ωc E0। नाउ सी ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे है 100 पाई, C कैपेसिटेंस है, C का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶, और E0 का वैल्यू है 250। करो इसको कैलकुलेट। नाउ सी 100 पाई हो जाएगा 3.14 है ना, 314 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 250। अगर आप 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 0.157 आ जाएगा, 0.157 एम्पियर। कैलकुलेट कर लेना, ये आपका I0 हो गया। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका I का इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू मिल जाएगा I0 दैट इज 0.157 साइन 100 πt प्लस π/2, साइन 100 πt प्लस π/2। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप जब भी निकालते हो, याद है ना, t के अलावा आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि t तो टाइम तो चेंज होता जाएगा, उसके अलावा सब कुछ पता होना चाहिए, सारे कॉन्स्टेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा IRMS चाहिए हमको, तो ये तो बड़ा सिंपल है, IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2। I0 का वैल्यू 0.157 है, डिवाइडेड बाय √2 का वैल्यू 1.414 है, तो 0.157 डिवाइडेड बाय 1.414 0.111 आ जाएगा, तो ये आपका 0.11 एम्पियर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस, कॉइल ऑफ 0.01 हेनरी इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का सप्लाई होता है, जो भी सप्लाई होगा आपका RMS वैल्यू होगा। तो आप RMS वैल्यू को सिर्फ E लिखोगे तो भी चल जाता है, क्योंकि एक ही वैल्यू जब आप बोलते हो तो वो एक्चुअली में RMS वैल्यू ही होता है, और जब आप पीक वैल्यू बोलते हो तो उसमें E0 लिखते हैं हम लोग, तो सिर्फ E लिख के छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, नहीं तो फिर आप RMS भी लिख ही दो, क्या दिक्कत है। RMS 200 वोल्ट, टोटल जो भी वोल्टेज है वो 200 वोल्ट का सप्लाई और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट।
ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट ढूंढने बोला इन्होंने, सर्किट का इम्पिडेंस ढूंढना है और साथ ही साथ टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट के बीच का टाइम लैग। चलो ये बात की बात है, फिलहाल पहले हम लोग इम्पिडेंस की बात कर लेते हैं। तो बच्चों आपको एक इम्पिडेंस ट्राइंगल याद रखना होगा। तो इम्पिडेंस ट्राइंगल में ये फाई है, ये जेड है, ये एक्सएल माइनस एक्सी है और ये आर है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको जेड का इम्पिडेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। जेड इज योर इम्पिडेंस, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये ऐसे केस में आप क्या करो ना, इसी में डालने लग जाओगे वैल्यूज में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमेशा क्या किया करो, एक्सएल अलग निकालो, एक्सी अलग निकालो, बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ इंटू एल, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, सॉरी 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, 0.01। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 50 टू ज़ा 100, 100 इसको ख़त्म कर दिया तो 3.14 हो जाएगा, 3.14 एक्सएल ओम में आएगा। ये आ गया आपका एक्सएल। उसके बाद एक्सी निकालना है। एक्सी निकालने के लिए क्या करोगे, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना है, एक सेकेंड, सी तो है ही नहीं, हे भगवान, एक्सी ज़ीरो है, एक्सी ज़ीरो है। ये पूरा एलसीआर सर्किट के लिए, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर है ही नहीं ना, नो कैपेसिटर, तो एक्सी का वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बताओ जेड का वैल्यू आ जाएगा क्या, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू कितना आया, 3.14 आया, तो 3.14 का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस कितना है आपका 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.14 का स्क्वायर अगर आप देखोगे, अभी तो उसको आपको कैलकुलेट करना होगा लॉग से ही, ऐसे तो कर नहीं पाओगे। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 विल गिव यू 9.8596, 9.8596, तो 9.86 कर दो इसको और प्लस 1, तो ये 10.86 हो जाएगा, अंडर रूट 10.86। 10.86 का स्क्वायर रूट अगर लोगे आप, 10.86 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हो तो 3.295 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3.295 ओम। तो ये तो इम्पिडेंस आ गया, सर्किट का टोटल इम्पिडेंस। ओके, और क्या चाहिए भाई, फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड टाइम लैग बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। अब देखो इसमें अब आपको क्या करना है, पहले तो फेज डिफरेंस निकालना है। देखो टाइम का गैप अगर पूछा गया है तो टाइम के गैप के लिए पहले तो आपको फेज डिफरेंस चाहिए, फिर से इम्पिडेंस ट्राइंगल पे जाना है फेज डिफरेंस के लिए, और हमारे पास फॉर्मूला था फेज डिफरेंस के लिए, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, अब ये ध्यान रहे मैंने उसमें बताया था कि आपको फाई का वैल्यू, चलो इसमें फाई का वैल्यू तो वैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो फाई इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स ऑफ, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल होगा, एक्सी तो 0 है, अपॉन आर हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ एल बाय आर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3.14 इंटू 3.142 ले लो, एक्चुअली tan इनवर्स ले रहे हो तो हमें 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 3.142 ले लो, और f का वैल्यू कितना है यहाँ पे 50 है और l का वैल्यू 0.01 है, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी वैसे भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 50 इसको संभाल लेगा तो आपका 3.142 हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 3.142।
अब देखो अगेन अगर आप बुक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, tan sin cos के इन्वर्स या उसके स्टैंडर्ड एंगल अगर ना हो उसके वैल्यूज निकालना हो तो आपको बुक में जाना पड़ेगा भाई, इसमें नेचुरल टेंजेंट में आपको ये वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे ढूंढ दे रहा हूँ। अगर इनकेस मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कैसे ढूंढते हैं, इसका वीडियो अगर स्पेशल वीडियो में नहीं है तो मैं बना के आपको डाल दूंगा। साइन का, कॉस का, टैन का, तीन चीज़ें ही पूछी जाती है। तो tan इनवर्स ऑफ 3.1242 अगर मैं देखूँ तो ये 72 और प्लस 96 का 3 आ जाएगा, तो 72 डिग्री और 21 मिनट्स हो रहा है। ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूंगा। 72 डिग्री और 21 मिनट्स हो रहा है। अब देखो 1 मिनट मतलब होता है, या 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री 60 मिनट्स, तो 1 मिनट 1/60 हो जाएगा। मतलब अगर इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है 21 मिनट्स को, तो 21 मिनट्स को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 21 मिनट्स जो है आपका डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 21 को 60 से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व कर लेना है, 0 मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 0.35 डिग्री आ जाएगा। मिनट्स से डिग्री में जाना है ना, तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स होता है, तो 21 मिनट्स मतलब क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 60 दैट इज 0.35 डिग्री हो जाएगा। तो 72 डिग्री और ये 0.35 डिग्री हो गया, मतलब आपका फेज डिफरेंस 72.35 डिग्री हो जाएगा। सॉरी मिनट हो जाएगा ना, नहीं डिग्री हो जाएगा, 72.35 डिग्री हो जाएगा। अब ये आपको डिग्री में ही मिलेगा क्योंकि आपका जो लॉग बुक है वो डिग्रीज में ही बनाया गया है, लेकिन हमें पता है कि हम इसको रेडियन में लेंगे, क्योंकि हम ओमेगा जो होता है, ओमेगा वो हमेशा क्या करते हैं, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड लेते हैं। जब ओमेगा की बात करते हो आप तो रेडियन पर सेकेंड लेते हो, तो इसलिए इसका वैल्यू जो है वो रेडियन में लेना चाहिए हमें। अब रेडियन में वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे बताओ, रेडियन में कन्वर्ट करो, 72.35 रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 72.35 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक बार फेज डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में, उन्होंने क्या बोला है कि टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, मैक्सिमम के बीच में अगर आपको गैप ढूंढना है ईएमएफ और करंट का, तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, फेज डिफरेंस ढूंढ लो करंट और ईएमएफ के बीच में, और फिर ये टाइम गैप ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, फाई जो एंगल होता है उसको ओमेगा टी लिख दो, ओमेगा टी या ओमेगा डेल्टा टी लिख दो। डेल्टा टी जो है आपका वो टाइम गैप ढूंढ के दे देगा आपको, क्योंकि फाई फेज डिफरेंस क्या होता है, एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। तो अगर इतना गैप है दोनों के बीच में एंगल के टर्म्स में, ये फेज डिफरेंस है ना ईएमएफ, और ये जो हमने फाई निकाला है वो क्या निकाला है, ये है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। इन्होंने क्या पूछा है, टाइम गैप, हमें एंगल का गैप मिल गया, फेज डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में एंगल का गैप। अगर ये एंगल का गैप है तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ये टाइम का गैप हो जाएगा, और ओमेगा क्या है आपका कांस्टेंट है, तो एंगल का गैप टाइम का गैप, तो बस टी की जगह पे मैंने डेल्टा टी लिख दिया यहाँ पे और कुछ नहीं। तो आपका डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, फाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। फाई का वैल्यू क्या है, 72.35 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, और ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा क्या है 2 पाई एफ है, तो पाई और पाई गेट्स कैंसिल्ड, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 72.35 अपॉन 180, 2 इंटू 180 इंटू एफ, तो 72.35 360 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज 50 आई गेस, 50 हर्ट्स, तो बस 50 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, निकाल लो इसका आंसर। तो 72.35 डिवाइडेड बाय 360 और डिवाइडेड बाय 50 विल गिव यू 0.004 आ रहा है इसका, 0.004 सेकेंड, तो आंसर इज 0.004 सेकेंड। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A capacitor of 100 microfarad, a coil of resistance 50 ohm, capacitor of 100 microfarad, कैपेसिटर का वैल्यू 100 माइक्रोफेराड है, तो 100 माइक्रोफेराड का मतलब होता है 100 इंटू 10⁻⁻6 फराड, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ फराड, हो गया कैपेसिटर।
कॉइल है उसका रेजिस्टर 50 ओम है और इंडक्टेंस 0.5 है, तो इंडक्टेंस 0.5 है और रेजिस्टर आपका 50 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस 50 ओम है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये LCR हो गया, LCR सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मतलब तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, LC और R। इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आर पहले आ जाए बाद में आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों सीरीज में है तो कैसे भी ऑर्डर में लगाओ चलेगा। तो ये LCR सीरीज में आ गए और इसके क्रॉस EMF लगाया रहेगा, कितना लगाया, विथ 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो जब EMF का सप्लाई दे रहे हैं वो 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज। अच्छा, ये जो 110 लिखा है वो सिंगल वैल्यू लिखा है, जब भी सिंगल वैल्यू लिखा रहता है वो एक्चुअली में RMS वैल्यू ही होता है, और ये हो गया आपका LCR सर्किट। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये RMS वैल्यू आपको देख रखा है, आपको करंट का RMS वैल्यू ढूंढना है, तो ठीक है। Z का फॉर्मूला लगा लो, इम्पिडेंस का फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू क्या होता है, ERMS अपॉन IRMS। अब देखो आपको IRMS चाहिए वैसे तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू ERMS बाय Z। ERMS तो आपको पता ही है, आप Z ढूंढ निकालो, Z ढूंढ निकालोगे तो बस मिल जाएगा आपको, और क्या है। तो हम पहले Z निकालेंगे, ठीक है। Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL, एक काम करो XL और XC पहले बाहर से निकालो, बाद में तुम्हें Z मिल जाएगा। तो मैं एक काम करते हैं, पहले हम निकालेंगे XL का वैल्यू। XL का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा L, क्योंकि देखो Z के फॉर्मूले में क्या आता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो पहले XL और XC ढूंढ लेते हैं, XL का वैल्यू, तो ये 2 पाई f इंटू L हो जाएगा। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज 50 इंटू L, L कितना है 0.5, तो 0.5 हेनरी, या तो कितना हो जाएगा 50 टू द 100, करो कैलकुलेट करो और क्या, 50 टू द 100, 100 को साइड में रखो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, 0. अरे यार 50 टू द 100 हो गया ना, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 157 आ जाएगा। तो ये आपका 157 ओम आ गया, दिस इज XL। अब XC ढूंढते हैं, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई f इंटू C हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 50 और कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4 है। 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻4 अगर होगा तो ये 50 टू द 100 1 अपॉन 314 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 3.14 और 10⁻4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंदर तो 1 2 3 4, या 3184 कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, 157 या 3184, क्योंकि 50 टू द 100 314 हो गया और 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻4 ही है ना, 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 314 विल गिव यू, अच्छा हाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, गलती कर दी, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 314 इज 0.003184, 10⁻4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 31.85, ये आ जाएगा आपका 31.85 ओम, ये आपका XC आ गया, XL मिल गया, XC मिल गया। अब आप Z पे जा सकते हो, इंपेडेंस निकालो, Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 157 माइनस 31.85 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R कितना है यहाँ पे 50 है, 50 का स्क्वायर, देखो ये कितना हो जाएगा, तो 157 माइनस 31.85, 157 माइनस 31.85 विल गिव यू 125.15 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 से 25, 2500, राइट। तो 125.15 मल्टीप्लाइड बाय 125.15 विल गिव यू अंडर रूट 662.5 प्लस 2500, 1566.2.5 प्लस 2500
तो ये आपका हो जाएगा 18162.5। भाई देखो ये सब तुमको लॉग से करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, समझे। और इतना बड़ा बड़ा वैल्यू वैसे नहीं आता है, शायद ऐसे कुछ वैल्यूज़ देंगे जो सिंपल हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए स्टेप्स कि कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में मेरे हिसाब से शायद वो सिंपल वैल्यूज़ देंगे, इस तरीके से फंसाएंगे नहीं आपको। तो ये आ जा रहा है 134.76 134.8 ले लेते हैं, चलो 134.8 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका टोटल इम्पेडेंस आ गया। अब एक बार इम्पेडेंस आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, Z का वैल्यू होता है Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। आपको IRMS चाहिए था तो IRMS क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाय Z। तो ERMS जो वोल्टेज देके रखा है 110 और Z हमें मिला है 134.8। तो 110 डिवाइडेड बाय 134.8, 110 divided by 134.8 will give you 0.816. So 0.816 ampere. That is your answer. आ गया IRMS। अगला क्वेश्चन। A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. Again VRMS है। 15 microfarad capacitor that is equal to 15 into 10 raised to minus 6 farad is connected to a 220, यानी कि ERMS का वैल्यू 220 है, फ्रीक्वेंसी आपको देके रखा हुआ है 50 हर्ट्ज का सोर्स। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। RMS और पीक दोनों ढूंढना है। करंट आपका RMS, पीक वैल्यू दोनों, एक मिल गया तो दूसरा मिल ही जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड what will happen to the capacitive reactance and the current, चलो बाद में देखेंगे हम लोग। आते हैं सोल्यूशन पे। तो XC का वैल्यू ढूंढ लो पहले। XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज 50, फ्रीक्वेंसी आपको 50 दे रखा है, और C का वैल्यू 15 इंटू 10 टू माइनस 6। अब देखो यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है और क्या बचेगा, 10⁻6 ऊपर लेके चले जाते हैं तो आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 15 और 6 से आप मल्टीप्लाई होते 1 2 3 4 5 6 212.3 आ जाएगा यहाँ पे, 212.3 इंटू बस एम्पियर या ओम, ये आपका आ गया XC। इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन आपको लॉग से करना पड़ेगा। लॉग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वीडियोस बना के दे चुका हूँ स्पेशल वीडियोस में। चलिए अब आगे RMS वैल्यू और I0 ढूंढना है, तो एक ढूंढ लो बस, हो गया, बाकी तो मिल ही जाएगा। तो XC का वैल्यू उन्होंने देख के क्या रखा है पहले बता, RMS दिया ना, तो पहले RMS ढूंढेंगे। XC इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। XC का वैल्यू कितना है 212.3, तो ये हो जाएगा 212.3। ERMS का वैल्यू 220 है, तो 220 अपॉन IRMS, तो यहाँ से आपको IRMS का वैल्यू मिल जाएगा 220 अपॉन 212.3, और 220 अपॉन 212.3, 220 डिवाइडेड बाय 220 डिवाइडेड बाय 212.3 विल गिव यू 1.036, तो 1.036 एम्पियर, ये आपका IRMS आ गया। और फिर I0 के लिए आप IRMS का फॉर्मूला यूज कर लो। IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I0 डिवाइडेड बाय √2, तो I0 इज इक्वल टू IRMS इंटू √2। IRMS का वैल्यू 1.036 इंटू 1.414, 1.036 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 विल गिव यू 1.47 कर लो, चलो 1.464 है, 7 तो नहीं कर पाओगे, 1.46 ही रहने दो, चलो 1.46 एम्पियर, ये आपका पीक वैल्यू आ गया।
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस, एक माइनर डिफरेंस होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ पे आंसर दे के रखा है, क्योंकि जिसने भी शायद ये सॉल्व किया है वो लॉग से सॉल्व करके आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, आपको लॉग से ही सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर डिफरेंस चल जाएगा। बाद में क्या पूछा था उन्होंने कि फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/ω/c, दैट इज इक्वल टू 1/2πfc। तो क्योंकि सिंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है आपका फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा। सो देयरफॉर इफ एफ इज डबल्ड XC becomes half, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उसको डबल करोगे तो ये आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। रिएक्टेंस बिकम्स हाफ एंड करंट बिकम्स डबल। अच्छा करंट का भी पूछा है क्या? अच्छा रिएक्टेंस अगर आधा हो जाएगा तो आपका करंट डबल हो जाएगा, ये भी सही बात है। अब इसको कहाँ लिखो यार, देखो यही है आपका, यहाँ पे देख लो, रिएक्टेंस बिकम्स हाफ एंड द करंट बिकम्स डबल। क्यों? रिएक्टेंस मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो अगर आपका रिएक्टेंस आधा हो जाएगा तो यहाँ पे देखो करंट और रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी लिख दूं क्या यहाँ पे, अगले पेज पे चलो क्या, चलो देखते हैं अगले पेज पे लिख देते हैं क्या दिक्कत है। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, सो देयरफॉर इफ F इज डबल्ड, और हाँ XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट IRMS, अगर ERMS फिक्स रखते हैं तो आपका IRMS की भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ERMS अपॉन IRMS, तो IRMS यानी कि करंट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफ F इज डबल्ड, अगर आपने F को डबल कर दिया फ्रीक्वेंसी को, तो XC आधा हो जाएगा, XC इज हाफ, हाफ लिख लिखा है इसी तरीके से लिखा है ना कि बिकम्स हाफ लिख दो, चलो ठीक है। तो आपका जो XC है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ, बिकम्स हाफ। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका करंट डबल हो जाएगा, तो IRMS और करंट इज डबल्ड, ठीक है, ऐसे कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ 25 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, अ 25 microfarad capacitor that is equal to 25 into 10 raised to minus 6 farad, a 0.1 Henry inductor, 0.1 Henry inductor and 25 ohm resistor, 25 ohm resistor are connected in series with AC source, LCR circuit है, series LCR circuit है। EMF दे के रखा है जिसके साथ कनेक्ट कर रखा है 310 sin 314t, साइन 314t, कंपेयर करोगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आपको ई नॉट का वैल्यू 310 वोल्ट मिल जाएगा और ओमेगा का वैल्यू 314 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। आगे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, देखो क्या क्या ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, करंट, फेज एंगल ऑफ द सर्किट, बहुत बढ़िया। तो चलो एक एक करके ढूंढते हैं। पहले तो फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस क्या होता है, देखो रिएक्टेंस वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो अगर आपको सर्किट याद होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखो ये करंट का डायरेक्शन अगर हम लेके चलें तो करंट से कैपेसिटर का जो EMF होता है, कैपेसिटर की EMF 90 डिग्री पीछे होता है, π/2 लैग करता है, तो EC यहाँ आ जाता है, और आपका जो इंडक्टर है, इंडक्टर का EMF करंट से 90 डिग्री ज़्यादा होता है, तो इंडक्टर का EMF EL ऊपर चला जाएगा। तो अब हमको अगर सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो इसका जो रिएक्टेंस है, इसको अगर आप रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा XL,
और इंडक्टर के कैपेसिटर के केस में, सॉरी ये इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप मान के चलो इस साइड में आ जाएगा, एक्सएल और एक्सी। मतलब एक्सएल और एक्सी हमेशा जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर इसका टोटल निकालोगे तो टोटल आप वेक्टर के हिसाब से ऐड करोगे, तो वेक्टर के हिसाब से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा। तो अगर एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल माइनस एक्सी निकालोगे, और एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल निकालोगे। तो ये आपका जो टोटल होता है वो टोटल रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो टोटल निकालोगे वो टोटल आपका रिएक्टेंस कहलाता है। तो जब रिएक्टेंस पूछे तो या तो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा होगा, समझे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कौन सा बड़ा होगा तो बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग। तो हम बस यहाँ पे लिख देते हैं एक्सएल, और ये थोड़ा सा साइन ऐसे कर दो माइनस एक्सी, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है हमें। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंस। फिर इम्पिडेंस मतलब Z, और उसके बाद करंट मतलब IRMS, कुछ नहीं बोला है मतलब RMS वैल्यू बोला है। फेज एंगल मतलब फाई। बहुत सारी चीज़ें निकालनी, एक एक करके चालू करते हैं काम। पहले तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से निकल आएगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओमेगा का वैल्यू 314 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू एफ। तो ये 1, ये 100/2, एफ का वैल्यू 100/2 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपका आ गया 50 हर्ट्ज। चलो पहला काम हो गया। अब आपको निकालना है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के लिए एक्सएल और एक्सी दोनों निकालना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू 314 है और एल का वैल्यू 0.1 है, 0.1। तो ये आपका आ जाएगा 31.4 ओम, सॉरी 31.4 ओम, दैट इज योर एक्सएल। उसके बाद एक्सी निकालेंगे। एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/ओमेगा मतलब 314। और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ओमेगा 314 है, सी का वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁶, 25 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ आप देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 314 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल गेट मी 1 2 3 4 5 6 127.4 127.4 नहीं है ना, हाँ ओम। तो ये आपको एक्स से मिल गया। हमें चाहिए क्या था, रिएक्टेंस चाहिए था हमें, रिएक्टेंस ही चाहिए था ना, हाँ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस में आप एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है, एक्सी बड़ा है। तो रिएक्टेंस में आप एक्सी माइनस एक्सएल निकालोगे। देखो इसलिए यहाँ पे साइन ऐसे डाला हुआ है, ऐसे डालने का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप यहाँ पे क्योंकि एक्सी बड़ा है तो हमें एक्सी में से एक्सएल माइनस करना पड़ेगा। तो 127.4 माइनस 31.4, तो 127.4 माइनस 31.4, 127.4 माइनस 31.4 विल गिव यू 96। तो एक्सएल माइनस एक्सी आपका 96 ओम आ गया, सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल, ये आपका निकल गया रिएक्टेंस। ये 96 ओम, ठीक है, रिएक्टेंस मिल गया। अब आपको चाहिए इम्पिडेंस। तो चलो फिर इम्पिडेंस के लिए Z का फॉर्मूला यूज करो, √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। XL माइनस XC तुम पहले से निकाल के रख चुके हो, 96 का स्क्वायर ही कर रहे हो ना, तो XL माइनस XC करो, XC माइनस XL करो, एक ही बात है, प्लस R का स्क्वायर। R कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आपको लॉग की ज़रूरत पड़ सकती है। 96 का स्क्वायर तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 96 इंटू 96, 9216, ये तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। प्लस 25 का स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए, 625 है। तो इसमें अगर मान लो आप 625 ऐड करते हो तो 9841 हो जाता है, √9841। ये आपको लॉग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, √9841 डायरेक्ट नहीं कर पाओगे।
√9841 विल गिव मी 99.2, तो ये हो जाएगा आपका 99.2 ओम, और ये आपका इम्पिडेंस आ गया, सर्किट का इम्पिडेंस भी आ गया। अब आपको चाहिए करंट और फेज एंगल। करंट के लिए Z का फॉर्मूला यूज करोगे आप, Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन Z। ERMS का वैल्यू कितना है ये निकालना पड़ेगा। ERMS इज E0 अपॉन √2 इंटू Z। तो ये आगे लेके चलते हैं। IRMS इज इक्वल टू E0 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय Z। E0 का वैल्यू कितना है, E0 का वैल्यू 310 है और Z का वैल्यू 99.2, तो 310 डिवाइडेड बाय 99.2 मल्टीप्लाइड बाय ये √2 का वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 99.2, तो यहाँ आपको IRMS का वैल्यू मिल जाएगा। IRMS 310 डिवाइडेड बाय 1.414 और डिवाइडेड बाय 99.2। 310 डिवाइडेड बाय 1.414 डिवाइडेड बाय 99.2, तो ये आ रहा है 2.21 एम्पियर। ये हो गया आपका IRMS, करंट भी मिल गया, IRMS 2.21। और क्या पूछा है भाई आपको, फेज एंगल ऑफ द सर्किट, फेज एंगल पूछा है, तो आपको निकालना है यहाँ पे फाई, फेज एंगल इज फाई। और अगेन फाई का फॉर्मूला क्या होगा, इम्पिडेंस ट्रायंगल याद करो बच्चों, इम्पिडेंस ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ, मैंने बताया था इम्पिडेंस ट्रायंगल याद होना चाहिए। ये है फाई Z XL माइनस XC और ये आपका R, तो आप tan फाई निकाल लोगे इम्पिडेंस ट्रायंगल से। tan फाई क्या होता है, ऑपोजिट XL माइनस XC अपॉन एडजेसेंट R, XL माइनस XC अपॉन R। तो करो कैलकुलेट, XL माइनस XC तो हमने निकाल रखा है 96 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। XL माइनस XC है, XC माइनस XL 96 आ रहा है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, -96 हो जाएगा अपॉन R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू देख के रखा होगा, R का वैल्यू दिया ही है ना, कितना दिया R का वैल्यू, R का वैल्यू 25 है, तो 96 डिवाइडेड बाय 25, 96 डिवाइडेड बाय 25, that will be 96 divided by 25 will give me 3.84 minus 3.84, ये हो गया आपका tan फाई। अच्छा अगर माइनस रहेगा ना तो माइनस tan से बाहर आ जाता है, तो अगर मैं फाई लिखूंगा तो फाई क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स ऑफ माइनस 3.84। इस माइनस को आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3.84, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपका EMF लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है, और कुछ नहीं, बाकी और कुछ माइनस साइन का नहीं है। अब ये वैल्यू आप अगेन आपको टेंजेंट वाले या टैन वाले कॉलम से जो आपके लॉग बुक में दिया हुआ उससे कैलकुलेट करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली कैसा ना कि मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, और जैसे मैंने कहा है कि अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया इसका स्पेशल में तो आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देख के लिख दे रहा हूँ। इसका वैल्यू समथिंग 75.4 डिग्री आ रहा है, 75.4 डिग्री आ रहा है, और आपको ये वैल्यू डिग्री में ही देगा वो, ठीक है, लेट्स से। और ये माइनस साइन आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे लिख के ओनली वैल्यू, अगर आप वैल्यू है तो सिर्फ ओनली वैल्यू अगर ले रहे हो तो आप माइनस साइन हटा भी सकते हो, पर इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हम वैल्यू रेडियन में ही लेते हैं, तो पाई बाय 180 से डिवाइड कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे 75.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो 1.315 आ जाएगा, 1.315, और ये आपका रेडियन में आ जाएगा। फेज डिफरेंस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि आपका जो EMF है वो लीड कर रहा है, सॉरी लैग कर रहा है, और करंट लीड कर रहा है, तो ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। ये पूरा क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं पूछेंगे आप में एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पर यस बीच बीच में से कोई छोटा सा हिस्सा पूछ सकते हैं, इसको टुकड़ों में बांट के 2 मार्क्स के लिए या कुछ 1 मार्क्स के लिए
या इनफैक्ट एक दो कुछ चीज़ें पूछ लेंगे 3 मार्क्स के लिए भी, वो डिपेंड करता है। तो कॉन्सेप्ट तो ज़रूर यूज़ होगा, पूरा का पूरा आना तो मुश्किल ही है, इतना बड़ा आपका नहीं आएगा, लेकिन हाँ बीच बीच में से चीज़ें पूछी जा सकती है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 100 ओम रेजिस्टर, 100 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट मतलब ERMS 220 है, और 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, 50 हर्ट्ज सप्लाई। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? चलो सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है ना, तो रेजिस्टर लगा हुआ है तो भाई RMS वैल्यू आप R से यूज़ कर सकते हो, R के फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ERMS का वैल्यू 220 है, रेजिस्टेंस आपका 100 है ये तो सीधा 2.2 एम्पियर आ गया, IRMS तो आ गया आपका। और क्या बोला है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल? अब रेजिस्टर के अक्रॉस जो नेट पावर होता है एक साइकिल के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ERMS इंटू IRMS, जिसको हम लोग अपैरेंट पावर भी बोलते हैं। तो ERMS इज 220 और IRMS इज 2.2, तो 2.2 मतलब 22 इंटू 22 हो जाएगा, और 22 इंटू 22 हो जाएगा 484 वैट। तो ये 484 वैट आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट बल्ब इज रेटेड 100 बाय 220 वोल्ट AC सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। देखो लाइट बल्ब है तो याद रखना बल्ब हमेशा रेजिस्टेंस की तरह होता है, बल्ब को आप क्या मान के चलोगे, रेजिस्टेंस मान के चलोगे, तो उसका आपको पावर दे के रखा हुआ है, पावर दिया हुआ है वो 100 वैट दे के रखा हुआ है, जिसमें E का वैल्यू जो है ERMS आप मान के चलो वो 220 वोल्ट है पावर सप्लाई का, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, RMS करंट थ्रू द बल्ब। तो रेजिस्टेंस अगर आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, तो आपका पावर का फॉर्मूला होता है, पावर जो होता है वो क्या होता है बताओ, I² इंटू R होता है, तो I² इंटू R होगा, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देखो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर हम देखें तो P इज इक्वल टू VI V² बाय R, या फिर I² इंटू R होता है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला V² बाय R। V की जगह पे यहाँ पे हम E यूज़ कर रहे हैं, तो E² ERMS का स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। ERMS का स्क्वायर कितना होगा, ढूंढना क्या वैसे, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ना, सॉरी रेजिस्टेंस ढूंढना, तो R यहाँ आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू E² RMS अपॉन P हो जाएगा। E² RMS मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन इसका रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी पावर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 220 का स्क्वायर में वैसे भी ये 22 का 484 आ जाएगा, इसका आंसर 484 ओम आ जाएगा, क्योंकि 220 का स्क्वायर करोगे तो 484 इंटू 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, 484 आ जाएगा। और क्या बोला, RMS करंट थ्रू द बल्ब, RMS करंट थ्रू द बल्ब अगर ढूंढना है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन IRMS हो जाएगा। तो IRMS आपका क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन R हो जाएगा। ERMS का वैल्यू तो दिया हुआ है 220 अपॉन R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R तो हमने ढूंढ निकाला 484, तो 220 अपॉन 484 हो जाएगा। 220 डिवाइडेड बाय 484 विल गिव यू 0.4545, चलता रहेगा 0.45 पे ख़त्म कर दो बात, ये हो गया आपका RMS वैल्यू, करंट का RMS वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विच व्हेन पुट इन सीरीज विथ 10 ओम रेजिस्टर, कैपेसिटर को 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया है, मेक द पावर फैक्टर इक्वल टू 0.5 CR, पावर फैक्टर जो होता है वो R/Z होता है, पावर फैक्टर का दो फॉर्मूला है, cos phi विच इज इक्वल टू R/Z, cos phi को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, तो इसका वैल्यू R/Z है, तो इसका वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5, तो आपको C का वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करो, इसका वैल्यू तो 0.5 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है क्या, यस 10 ओम रेजिस्टेंस दे के रखा हुआ है, 10 अपॉन Z
तो z इज इक्वल टू 10/0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20, z का वैल्यू 20। अब z का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर तो है ही नहीं, तो एक्सएल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। आर का वैल्यू देखोगे तो दिया है ना 10, तो एक्सी का स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 400। इसका मतलब एक्सी का स्क्वायर आपका उधर जाके माइनस हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो एक्सी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 300। अंडर रूट 300 का मतलब होता है 10√3, और एक्सी का वैल्यू क्या होता है, 1/ओमेगा c होता है, दैट इज इक्वल टू 10√3। और आपको फ्रीक्वेंसी दिया है क्या, या फ्रीक्वेंसी, हाँ वो तो दिया हुआ होना चाहिए भाई, तुम्हें बोलो यार, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इससे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वो 100 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2πf इंटू सी इज इक्वल टू 10√3, और 1/2π इंटू 100 इंटू सी इज इक्वल टू 10√3। तो सी का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/, ध्यान से देखो, सी वहाँ भेज दो, बाकी सब यहाँ ले आओ। यहाँ ले आओगे तो ये 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000√3π, बस इसी को सॉल्व करना है। तो c इज इक्वल टू 1/2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 √3 का वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाय 3.14, बस यही आपका आ जाएगा। बाकी 10 का पावर पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 3.14, दैट विल गिव यू 9.2 इंटू 10⁻⁵। या सो 9.2 इंटू 10⁻⁵ फराड आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सी ढूंढना था हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ साइनोसॉइडल वोल्टेज, अरे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है भाई, चलो देखते हैं। अ साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 238 वोल्ट, पीक वैल्यू साइनोसॉइडल वोल्टेज का 283 वोल्ट है, 283 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है। इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट है जहां पे आपका आर का वैल्यू 3 ओम है, एल का वैल्यू 25.48 इंटू 10 मिली हेनरी है ना, तो मिली हेनरी दैट इज इक्वल टू 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। एंड सी इज इक्वल टू 796 माइक्रोफराड, 796 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ फराड हो जाएगा। फाइंड, क्या क्या ढूंढना है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट तो यहीं से मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहली चीज़, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट के लिए आपको एक्सएल ढूंढना है, एक्सी ढूंढना है और आर ढूंढना है। अब भाई यहाँ पे कैलकुलेशन तो बड़ा खतरनाक लेवल पे है, तो चलो ठीक है, एक्सएल की बात कर लेते हैं, ओमेगा इंटू एल दैट इज इक्वल टू 2πf इंटू एल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एफ का वैल्यू 50 है और एल का वैल्यू 25.48 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 314 हो जाएगा, 314 मल्टीप्लाइड बाय 25.48, 314 मल्टीप्लाइड बाय 25.48, और आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 ये 8 आ जाएगा आपका, 8 ओम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना 8.000 समथिंग आएगा, तो आप 8 लिख सकते हो, 8 ओम। अब एक्सी की बात कर लेते हैं, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा c दैट इज इक्वल टू 1/2πf इंटू सी दैट इज इक्वल टू 1/√3
2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, चलो वहीं लिख देते हैं यार, x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय c, f इज 50 और c का आपका 796 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अगेन 314 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 314 डिवाइडेड बाय 796 और ये 6 हटा दो, तो ये आंसर आपका 4 आ जा रहा है, 4 ओम आ जा रहा है। इन्होंने 5 आंसर लिख के लिखा हुआ है, मेरा तो 4 ही आ रहा है भाई। 52 से 100 314, तो 314 1 डिवाइडेड बाय 314, ठीक है, डिवाइडेड बाय 796 विल गिव यू 4 ओम। मेरे हिसाब से तो एक्सी का वैल्यू 4 ही आ रहा है, उधर 8 आ रहा था, इसका वैल्यू 8 आ रहा था एक्सएल का वैल्यू। तो हमें इम्पिडेंस निकालना है, इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है, एक्सएल, अच्छा सॉरी इम्पिडेंस चाहिए, रिएक्टेंस नहीं चाहिए। Z इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्सएल क्या है बताओ, एक्सएल का वैल्यू हमारे पास 8 आया, 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आर कितना दिया हमारे पास, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आप देखोगे 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हमारे पास Z का वैल्यू 5 ओम आ गया। चलो इम्पिडेंस एक वैल्यू आ गया हमारे पास, तो चाहिए था। सेकेंड, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट का फेज डिफरेंस तो फाई होता है, tan फाई याद करो, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये सेकेंड केस है, सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सएल माइनस एक्सी का क्या वैल्यू है। देखो एक्सएल का जो वैल्यू है, किधर गया, एक्सएल 8 है, 4 है और आर में आपका 3 है, ठीक है। तो 8 है, 4 है और 3 है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। देखो tan इनवर्स ऑफ 4/3 ना 53 डिग्री होता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। मैं आपको बता देता हूँ, एक पाइथागोरियन ट्राइंगल आता है, पाइथागोरियन ट्राइंगल में हम एक एंगल अगर 37 डिग्री लें, एक सेकेंड, एक एंगल अगर हम 37 डिग्री लें और एक एंगल अगर हम लोग 53 डिग्री लें, तो आपका जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा 5 और 53 के सामने वाला 4, 37 के सामने वाला 3। ये ट्राइंगल आप यूज कर सकते हो, इसको पाइथागोरियन ट्राइंगल बोलते हैं, इन दोनों एंगल्स के हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए, पर यही दो एंगल बस, 53 डिग्री 37 डिग्री। तो अगर tan में अगर आपका 4, 3, 3, 4, 5 बस ये सब इन्वॉल्व है, tan, cos, sin इन सब में, तो ये ट्राइंगल में आप देखोगे तो आराम से मिल जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ 4/3 निकालना है आपको, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं tan 53 डिग्री निकाल दूँ, tan 53 डिग्री, तो 53 डिग्री देख लो, ऑपोजिट, tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है 4 है और आपका एडजेसेंट क्या है 3 है, तो 4/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 53 डिग्री विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। tan इनवर्स ऑफ 4/3 आपको 53 डिग्री दे देगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे, फाई इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 53 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, 53 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो ये 53 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, 0.92 रेडियन हो जाएगा। ये तो ना कम रेडियन कैसे आ रहा है, 53 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, 53 डिग्री 0.92 रेडियन, 0.92 रेडियन कैसे आ रहा है, 53 मल्टीप्लाइड बाय 3.14
डिवाइडेड बाय 180, 0.92 ही आ रहा है, 0.92 रेडियन में। वैसे अगर कुछ ना बोला जाए तो आप डिग्री में भी छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो चलो हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस भी मिल गया। आगे आगे क्या पूछा थर्ड केस में था, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर थर्ड केस, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है, r बाय जेड होता है। r को z से डिवाइड करना है तो बड़ा सिंपल है, r का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 5 है, तो 0.6 आ जाएगा सीधा, 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.6। यही आपका पावर फैक्टर आ गया। चौथी चीज क्या पूछी है भाई, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अब एलसीआर सर्किट में जो पावर डिसिपेटेड होता है, एलसीआर सर्किट में पावर डिसिपेशन जो होता है वो होता है ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, ERMS IRMS कॉस फाई। हमारे पास IRMS है क्या वैसे, ई नॉट तो हमारे पास है, लेकिन बाकी और कुछ है नहीं। तो आप एक काम करो, Z है हमारे पास, cos फाई में r बाय जेड आ जाएगा, बाकी सब तो है। IRMS नहीं है, तो आप क्या करो यहाँ पे इसको Z इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, IRMS को हमको हटाना पड़ेगा, तो Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS होता है। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERMS डिवाइडेड बाय Z हो जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू, देखो ERMS इंटू ERMS का ERMS अपॉन Z इंटू कॉस फाई। अब कॉस फाई क्या होता है, r बाय जेड होता है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर RMS अपॉन Z इंटू कॉस फाई का वैल्यू तो हमारे पास है ही वैसे 0.6, डायरेक्टली डाल देंगे हम लोग। चलो अब बताओ, ई स्क्वायर RMS क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर अपॉन Z इंटू कॉस फाई। क्योंकि हमारे पास ERMS भी नहीं है, उसका पीक वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 कॉस फाई तो रहने दो, अपॉन 2Z डालो फाइनली वैल्यू। ई नॉट का वैल्यू कितना है, 283 है, तो ये हो जाएगा 283 का स्क्वायर इंटू कॉस फाई का वैल्यू 0.6 है, 0.6 आप देख सकते हो यहाँ पे, और 2 इंटू जेड का वैल्यू 5 आ रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। 283 का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है आपका, एक सेकेंड, अरे यार 283 मल्टीप्लाइड बाय 283 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 और डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 4805 4805.34 वैट, ये एवरेज पावर आ गया 4805.34 वैट। चलिए, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई ये फॉर्मूला है, बस RMS नहीं था हमारे पास तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया और बाकी सारे वैल्यूज डाल के हमने आंसर निकाल लिए। चलो भैया सेव करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10 microfarad capacitor is charged to 25 volt. 10 microfarad capacitor is charged to 25 volt of potential. तो आपका C का वैल्यू 10 माइक्रोफेराड है, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 फेराड इज चार्ज, और वो 10⁻⁵ हो जाएगा, 10⁻⁵ फेराड हो जाएगा। V का वैल्यू 25 वोल्ट है। The battery is disconnected in a pure 100 millihenry coil. 100 millihenry का एक coil that is equal to 100 into 10⁻³ Henry that is equal to 10⁻⁻1 Henry का एक coil लगा दिया गया।
is connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपका है कैपेसिटर और यहाँ लगा दिया हमने इंडक्टर। इसको पहले चार्ज कर लिया पूरी तरह से, चार्ज करने के बाद इसके अंदर आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसके बाद जब इंडक्टर लगाया तो धीरे धीरे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है, और मैग्नेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो सर्किट में करंट बढ़ने लग जाता है। इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम करंट क्या होगा। अब मैक्सिमम करंट तो तब आएगा, आपका मैक्सिमम करंट तो तब आएगा जब इसमें सारा का सारा, इसको मैं I0 लिख देता हूं, जब इसका सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो जो करंट होगा मैक्सिमम करंट होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। तो यहाँ पे LI0 लिख देंगे क्योंकि मैक्सिमम करंट की बात हो रही है, तो मैक्सिमम करंट I0 ले लेते हैं। हाफ हाफ दोनों तरफ से खत्म, I0² का जो वैल्यू होगा वो CV²/L हो जाएगा। सो I0² विल बी इक्वल टू, C का वैल्यू 10⁻⁵ है, 10⁻⁵, V का वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन L का वैल्यू 10⁻⁻1 है तो 10⁻⁻1, तो I0 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 25 का स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर रूट लोगे 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻² होता है, और 25 का स्क्वायर का रूट लोगे तो 25 हो जाएगा, मतलब 0.25 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मैक्सिमम करंट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ फैराड, और यू कैन राइट इट एज 10⁻⁴ फैराड, इस चार्ज विद 50 वोल्ट। देखो फिर से मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन होगा, बस वैल्यूज बदल दिए गए हैं। इस चार्ज टू 50 वोल्ट सप्लाई, देन सोर्स इज रिमूव्ड, फिर आपका जो आपका बैटरी है वो रिमूव करके एक इंडक्टर लगा दिया होगा बस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर्स। तो इंडक्टर लगाने के बाद जो मैक्सिमम करंट जा रहा है, देखो अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको मैक्सिमम करंट ही मान के चलना पड़ेगा कि मैक्सिमम करंट जो जा रहा है सर्किट में से वो कितना जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है थ्रू द इंडक्टेंस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, तो आपको इंडक्टेंस का वैल्यू L ढूंढना है। फिर से वही सेम चीज़, आपका कैपेसिटर चार्ज किया था, उसके अक्रॉस लगा दिया इंडक्टर, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इसका जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जब सारा मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। कुछ नहीं दिया है तो जो करंट दिया आप मैक्सिमम मान के चलोगे, तो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। तो यहाँ से आप देखोगे तो L का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, CV²/I0 का स्क्वायर। C का जो वैल्यू है कैपेसिटेंस है, सॉरी एक सेकेंड, C का वैल्यू कैपेसिटेंस इज 10⁻⁴, V इज 50, 50 का स्क्वायर कर दो तो 50 × 50 कर देते हैं, और I जो है वो 5 है तो ये 5 × 5 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10 10 चला जाएगा, तो आपका जो L का वैल्यू आ जाएगा 10 10 10 0.01 हेनरी हो जाएगा। दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी इन पिको फैराड। कैपेसिटी ढूंढना है, कैपेसिटेंस ढूंढना है पिको फैराड में, विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी, 101.4 माइक्रो हेनरी ये इंडक्टेंस है। तो 101.4 माइक्रो हेनरी मतलब इंडक्टेंस ही होगा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ हेनरी। इंडक्टेंस टू ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपका देके रखा है 1 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻⁶ हर्ट्ज, 10⁻⁶ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अगर इंडक्टर और कैपेसिटर ऑसिलेट करे, मतलब LC ऑसिलेशन की बात हो रही है, LC ऑसिलेशन, तो आपको कितना कैपेसिटेंस लगेगा वो पता करना है पिको फैराड में।
तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो एलसी ऑसिलेशन हो या फिर आपका सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस हो, सबकी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, 1/2π√L/c होता है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, f का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π²L/c, और यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा 1/4π²L/c/f का स्क्वायर। बस वैल्यूज डालो, आपको पिकोफैराड में आंसर चाहिए। 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L आपका 101.4 इंटू 10⁻⁻⁶। अरे c कहाँ से आ गया, c तो वहाँ भेज दिया था ना, L इंटू एफ का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ है, 10⁻⁶ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻12 हो जाएगा, ये फिर 10⁻⁶ बच जाएगा, 10⁻⁶ हम ऊपर भेज देंगे बाद में। तो या फिर एक काम करो 10⁻12 बस ऊपर भेज दो, बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 देखो ध्यान से, 1 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 101.4, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5। तो इसको सॉल्व कर लो यार, मेरा 1 2 3 4 5 6 250.05 आ रहा है, यहाँ पे 249 डाला हुआ है, हो सकता है लॉग से किया हो तो थोड़ा सा अलग आ जाए। मेरा 250.06 आ रहा है इंटू 10⁻, मैंने इतना ही सॉल्व किया है तो ये पार्ट -12 ऊपर चला जाएगा, फराड आ जाएगा ना। दैट विल बी इक्वल टू 250.06 पिको फराड, दिस विल बी पिको फराड। ठीक है, पिको फराड 10⁻12 जो होता है वो पिको होता है, 10⁻12 इज पिको, सो पिको फराड। अगला क्वेश्चन, 100 मिली हेनरी इंडक्टर, 25 माइक्रोफराड कैपेसिटर एंड 15 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगेन एलसीआर सीरीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मिली हेनरी, तो 100 मिली हेनरी दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हेनरी, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 हेनरी बचेगा। ये आपका इंडक्टर हो गया, और फिर आपका यहाँ पे क्या दिया, कैपेसिटर C इज इक्वल टू 25 माइक्रोफराड, इसका मतलब 25 इंटू 10⁻⁻6 फराड कैपेसिटर, और उसके बाद रेजिस्टर आपका 15 ओम का है, तो 15 ओम का रेजिस्टर दे के रखा हुआ है। ठीक है, और इस कनेक्टेड इन सीरीज टू 120 वोल्ट, और जो आपका EMF है जो अप्लाई किया गया, जो एक वैल्यू दिया है, जो एक ही वैल्यू दिया रहता है, इसका मतलब RMS वैल्यू दिया रहता है, और फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज के AC सोर्स से लगा दिया गया। कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। अच्छा, एट रेजोनेंस बोला है बच्चों, जब रेजोनेंस होता है तो उसका कंडीशन होता है, रेजोनेंस का कंडीशन क्या हो जाता है, XL XC के इक्वल हो जाता है। ऐसे टाइम पे आपको इम्पिडेंस निकालना है, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला यूज करोगे पहले, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, प्लस R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R हो जाएगा, R स्क्वायर का रूट R हो जाएगा, तो Z तो सीधा R के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक इन सब की तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर नहीं, L और C की शायद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जरूरत पड़ेगी। R 15 ओम, इम्पिडेंस सीधा आपका 15 ओम आ गया। चलो सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट में बोला गया है करंट एट रेजोनेंस। तो करंट का तो LCR में फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, ERMS अपॉन IRMS, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z होगा, ERMS Z यहाँ पे R के इक्वल है, तो या 15 डाल देंगे, क्या दिक्कत है। ERMS का वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 15, तो ये तो सीधा आपका आ जाएगा 8, 15 8 से 120 होता है, तो 8 एम्पियर ये आपका करंट आ गया सर्किट। तीसरी चीज आपको क्या निकालनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला है, लगा दो सीधा 1/2π√L इंटू C दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू बच्चों ने मैंने बहुत सारे केसेस जगह पे देखा, वैसे आप 3.14 यूज कर सकते हो, बट टेक्स्ट बुक वालों ने, उसके बाद जो नोट्स, जिन्होंने जो भी नोट्स आपका है मार्केट में अवेलेबल, उन्होंने 3.142 लिया हुआ है, तुम भी 3.142 लो। वैसे 3.14 लोगे तो कोई हानि नहीं है मेरे हिसाब से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है।
जनरली मैं 3.14 ही लेता हूँ, 3.142 लेकिन सब जगह लिया गया है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। कोई आंसर मैच करवाना है तो 3.1, जो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रह जाते हैं ना, तो आई थिंक मैं 3.14 बार बार ले रहा हूँ, इसकी वजह से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। तो लॉजिकली उसके वजह से आपको कोई मार्क्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि 3.14 या 3.142 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग 22/7 लेते हैं, वो भी चल जाता है। तो अगर आप चाहते हो तो 3.142 ही लेके चलो हर जगह पे, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन में हल्का सा डिफरेंस आ जाएगा, जो डिफरेंस मायने नहीं रखता। ठीक है, चलो एल का वैल्यू 10⁻⁻1, सी का वैल्यू 25 × 10⁻6। तो एल का वैल्यू 10⁻1, 25 × 10⁻6। अब यार यहाँ पे फंसा दिया थोड़ा सा स्क्वायर रूट के अंदर। 25 सही था, 10⁻1 गड़बड़ कर दिया, 10⁻6 ने भी गड़बड़ कर दिया। 25 का स्क्वायर रूट तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 6.284 मल्टीप्लाइड बाई 25 का स्क्वायर रूट, 25 बाहर आ जाएगा, सॉरी 5 बाहर आ जाएगा, और 10⁻7 हो जाएगा। 10⁻6 को भी बाहर ले लो, 10⁻3, और अंडर जो है 10⁻1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 10⁻1 का स्क्वायर रूट ऊपर ले जाओगे तो 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, √10/6.284 ऊपर ले जाओगे तो आपका 10 बन जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻3। अब इसको सॉल्व करो आप, 10 का 3.162 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग 3.162 होता है। अगर 10 का स्क्वायर रूट आप देखोगे, ये याद होना चाहिए वैसे, 10 का स्क्वायर रूट जहाँ तक मुझे याद है 3.162 होता है बराबर। तो 3.162 अपॉन 6.284 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। चलो इसको सॉल्व ही कर लेते। 3.162, ठीक है, डिवाइड बाय 6.284, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 0.251। नहीं, डिवाइडेड बाय 2 नहीं, सॉरी, डिवाइडेड बाय 5, तो 0.1006। तो दिस इज 0.1006 इंटू 10⁻3 और 100.6 हर्ट्स, दैट इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 100.6। सिंपल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कुछ MCQs के क्वेश्चंस है जो न्यूमेरिकल्स जैसे हैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ आप देख सकते हो। इन एन AC सर्किट ENIR गिवन बाय, देखो EMF और करंट का आपको वैल्यू देके रखा हुआ है। पूछा क्या गया, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर डिसिपेशन के लिए आप ERMS चाहिए रहेगा, आपको IRMS चाहिए होगा, और cos फाई का वैल्यू चाहिएगा। फाई मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो आप देख सकते हो EMF में साइन 150t है और यहाँ पे 150 + π/3 है, तो ये जो + π/3 है यही आपका फाई हो जाएगा। ठीक है, तो फाई का वैल्यू आपको π/3 दिया हुआ है। EMF का आपको मैक्सिमम वैल्यू यानी कि E0 दिया हुआ है 150 वोल्ट, और आपको करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू I0, ये भी आपको दिया है 150 वोल्ट, सॉरी 150 एम्पियर। फॉर्मूला क्या बताओ, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ERMS। अगर कुछ नहीं दिया है कौन सा सर्किट है क्या है, तो आप डायरेक्टली ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, ERMS मतलब E0/√2, IRMS मतलब I0/√2, और cos फाई का वैल्यू π/3 है। E0 का वैल्यू 150, I0 का वैल्यू 150, √2 2 हो जाएगा, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, और वो भी 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 225/00/4। करो कैलकुलेट, 4 5 20 और 4 6 24, 4 2 8 और 4 5 20, 5625। तो 5625 आपका आंसर आना चाहिए, 5625 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन सी। ओके,
इन अ सीरीज LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज 45 डिग्री। फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच का 45 डिग्री है। देन द पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू cos 45 डिग्री हो जाएगा। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, दैट इज इक्वल टू 1.1414 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, इसका वैल्यू आप याद भी रख सकते हो 0.707। 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है, दैट इज ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, बी टिक किया ना। चलिए, रेजिस्टर ऑफ 500 ओम, रेजिस्टर ऑफ 500 ओम, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी आर इन सीरीज इन AC सोर्स विथ विच इज गिवन बाय AC सोर्स। उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको देख सकते हो यहाँ पे 100√2 दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 100√2 दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो 1000 है, 1000 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा की जगह पे 1000 आ रहा है। ठीक है, पावर फैक्टर ढूंढना है आपको। पावर फैक्टर मतलब cos फाई ढूंढना है। अब देखो cos फाई जो है वो R/Z होता है। ओमेगा की मेरे हिसाब से यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको किसी और चीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ओमेगा की जरूरत पड़ सकती है, शायद E0 की जरूरत ना पड़े। अभी कौन सा, देखो रेजिस्टर और इंडक्टर का, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टर और इंडक्टर का सर्किट है। रेजिस्टर और इंडक्टर का सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस है ही नहीं, R और L है, तो आपका कैपेसिटेंस XC 0 हो जाएगा। और इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू R/Z होता है ना, तो cos फाई इज इक्वल टू R/Z होता है। Z का फॉर्मूला क्या होता है, √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R²। XC तो है ही नहीं, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/√XL का स्क्वायर प्लस R²। चलो वैल्यूज डाल दो, आ जाएगा मेरे हिसाब से। R 500 दिया हुआ है, 500 डिवाइडेड बाय √XL का वैल्यू ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R²। अगेन R का वैल्यू 500 है, 500 का स्क्वायर हो जाएगा ये। नाउ व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा 1000 है और L 0.5 है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मतलब 1000 का आधा हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 1000 का आधा 500 हो जाएगा, तो प्लस 500। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर है ना, 500 अपॉन √500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 500 का स्क्वायर, और 500 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। सो cos फाई विल बी इक्वल टू 500 अपॉन, देखो 2 टाइम्स 500 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 500 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बताओ, 2 टाइम्स था तो अंदर सिर्फ √2 बचेगा। 500 500 कैंसिल, तो cos फाई का वैल्यू 1/√2, यही आपका पावर फैक्टर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए। चलिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट। चलिए देखते हैं। इन अ सर्किट LCR सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज with an alternating voltage of frequency f, the current leads the voltage by 45 degree, then the value of C is, current leads the voltage by 45 degree। तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूं कि अगर LCR सर्किट में, मैंने बताया हुआ भी होगा, अगर करंट लीड करता है तो हम फाई का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और अगर EMF लीड करता है तो फाई का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू -45 डिग्री लिया जाएगा। चलिए ठीक है, और फाई का वैल्यू क्या होता है, याद करो, tan फाई इम्पीडेंस सर्किट XL माइनस XC अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा, tan -45 डिग्री, tan -45 डिग्री इज इक्वल टू XL का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा L होता है, -1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। देखो माइनस बाहर आ जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 2πf
इंटू एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी अपॉन आर। tan 45 डिग्री जो होता है इट इज़ 1, तो -1 आर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू, समझ में आया ना, tan 45 डिग्री 1 होता है तो -1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब अब यहाँ पे माइनस करना है ना, तो हमें चाहिए क्या वैसे, वैल्यू ऑफ सी चाहिए। अच्छा सी चाहिए तो एक काम करो, ठीक है ऐसे रहने दो, 2 पाई एफ इंटू एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, इसको उठा के यहाँ ले आओ, उसको उठा के वहाँ भेज दो, तो आपका 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, और ये यहाँ आके प्लस आर हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल ले लो तो 2 पाई एफ इंटू सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। और 2 पाई एफ नीचे भेज दो तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई इंटू सी, अच्छा सी तो है ही ना यहाँ पे, सॉरी, 1 अपॉन 2 पाई एफ एल प्लस आर हो जाएगा, यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे बस ध्यान देना करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, क्योंकि वो मैटर कर जाएगा प्लस माइनस साइन। करंट लीड कर रहा है तो फाई का वैल्यू नेगेटिव लेना है, वोल्टेज लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है तो फाई का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। करंट लीड कर रहा था, फाई का वैल्यू नेगेटिव, हमारे पास ये आया 2 पाई एफ एल प्लस आर, और ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो फाइनली बच्चों आपका ये चैप्टर का न्यूमेरिकल्स 13th एसी सर्किट्स का भी चैप्टर जो है उसका न्यूमेरिकल होता है खत्म। ओके, थैंक यू।